हेलो दोस्तों, आज हम उन 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में मिस्टर पीटर लिंच ने अपने इस बुक में लिखा है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से अगर आपने अपने पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आपने इन्हीं पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, और ये लर्न टू अर्न बुक का चौथा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्टर पीटर लिंच लिखते हैं, ज़्यादातर लोग 30-40 साल तक वेट करते हैं पैसे सेव करने के लिए, जबकि सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा जवान नहीं रहने वाले हैं और बुढ़ापे के लिए हमें इनफ पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर भी लोग अपने पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से उड़ाते हैं जैसे कि कल होने वाला ही नहीं है। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करना ही पड़ता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्यूशंस एक्सेट्रा। ये खर्च बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब खर्च के बाद भी कुछ पैसे बचते हैं जिन्हें हमें सेव करना चाहिए। सेविंग करने का सबसे सही वक्त तो तब है जब आपकी शादी नहीं हुई है और आपके बच्चे नहीं हैं। तब आप अपने घर पर रह रहे होते हैं और आपका खर्च बहुत ही कम होता है। आपसे जितना हो सके महीने में 100 या 1000 रुपए आपको सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए। टीन एज से सेविंग करना बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन समाज के माया जाल से बचना भी बहुत जरूरी है। जैसे कमाना शुरू नहीं किया कि एक नई कार खरीद ली, जिससे क्या हुआ कि जैसे ही आपने कमाना शुरू किया वैसे ही आप कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे। बहुत कूल लगता है ना जब कोई नई कार चलाता है तो, लेकिन ये कूलनेस बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, और दोनों को हाल ही में एक कंपनी में जॉब मिला। तो पहले बात करते हैं राम की। तो राम ने सबसे पहले कार खरीदने के लिए $2000 डाउन पेमेंट जमा किया और $20000 की कार खरीद ली, यानी $18000 का लोन लिया, जिसपे 11.67 का इंटरेस्ट रेट है। और अब राम $400 का EMI हर महीने पे कर रहा है। शुरुआत में तो दोस्त या रिलेटिव्स बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन 1 या 2 साल के बाद कार की कूलनेस खत्म हो जाती है। कार में स्क्रैचेस आ जाते हैं और ये कार भी दूसरे कार की तरह आम हो जाती है। और अंत में 5 साल के बाद जब राम इस कार के लिए आखिरी EMI पे कर रहा होता है, तब तक ये कार पुरानी हो चुकी होती है और अभी तक राम ने इस कार के लिए $26,000 खर्च किए, जिस कार को राम खुद भी पसंद नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं श्याम की। श्याम को भी हाल ही में एक कंपनी में जॉब मिला था। श्याम ने $2000 जमा किया और कैश पेमेंट करके एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली। श्याम ने $400 EMI देने के बजाय इस $400 को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5 साल के बाद जब राम अपने कार की आखिरी EMI पे कर रहा था, उस समय तक श्याम के पास म्यूचुअल फंड में $30,000 का एसेट्स हो चुके थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम ने अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके वजह से अंत में राम के पास बचता है एक पुरानी कार जिसकी कीमत मैक्सिमम $10,000 होगी। और श्याम ने अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके वजह से श्याम के पास आज $30,000 का एसेट्स है म्यूचुअल फंड में, और उसी के साथ साथ एक पुरानी कार भी है। तो आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि किस तरह पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको महंगा पड़ सकता है, और पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये पैसे आपके फेवर में काम करते रहते हैं। अगर आपने अपने पैसों को काम पर लगा दिया तो ये पैसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, और बिना आपके उंगली हिलाए ये आपको पैसे कमा कर दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अगर आपने 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखा तो 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वे 500 रुपए 525 हो जाएंगे। हालांकि 25 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आपने अगर यही 500 रुपए हर साल जमा किया तो 10 साल में 6603 रुपए के आसपास हो जाएंगे। यानी आपने सिर्फ 5000 रुपए रखा, जिस पर आपके इस पैसे ने आपको 1603 रुपए कमा कर दिया। और अगर आपने इन्हीं पैसों को स्टॉक्स में डाला होता तो हर 7 से 8 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। और इस बात का फायदा हर एक इन्वेस्टर उठाता है। इन्वेस्टर्स अच्छे से जानते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए पैसे उतना ही जरूरी है जितना आज उनके लिए जॉब है। तो आइए अब बात करते हैं मिस्टर पीटर लिंच द्वारा बताए 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और वो है सेविंग अकाउंट, बाइंग कलेक्टिबल्स, बाइंग एन अपार्टमेंट और हाउस, बाइंग बॉन्ड्स और बाइंग स्टॉक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स के बारे में। सेविंग अकाउंट शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आपका कैपिटल सिक्योर रहता है और आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, और आप इसमें से आपका कैपिटल कभी भी और कहीं भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म होने की वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है। कभी कभी तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन रेट से भी बहुत कम मिलता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी आज जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं और आज इन्फ्लेशन रेट 7% है, तो अगले साल उसी सामान के लिए आपको 107 रुपए पे करने पड़ेंगे। या फिर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है और आज इन्फ्लेशन रेट 7% है, यानी आप हर साल 100 रुपए में से 7 रुपए लॉस कर रहे हैं। और अगर आपने यही 100 रुपए इसी तरह 10 साल तक रखा तो 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आप 100 रुपए में से 70 रुपए लॉस कर चुके होंगे। इसीलिए हम जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमेशा ख्याल रखें कि हमें अपने पैसे पे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाना है। लेकिन सेविंग अकाउंट के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इंटरेस्ट रेट कम और इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में सेविंग अकाउंट एक लॉस साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं कलेक्टिबल्स के बारे में। कलेक्टिबल्स में पुरानी चीजें होती हैं, जैसे एंटीक कार, बार्बी डॉल्स एक्सेट्रा। आप इसे आज खरीद कर रखते हैं ताकि आप भविष्य में इसे अच्छे दामों में बेच सकें। और ये चीजें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही महंगी होती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कलेक्शंस टूट सकते हैं, जल सकते हैं, चोरी हो सकते हैं और डैमेज या वेयर आउट हो सकते हैं। पुराने होने की वजह से इनका दाम तो बढ़ता है, लेकिन वियर या टियर होने की वजह से इनका दाम घट भी सकता है। कलेक्टिबल्स का बिजनेस करने के लिए इस फील्ड का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है और इस फील्ड का नॉलेज कुछ तो बुक्स पढ़ने से मिलता है और कुछ एक्सपीरियंस से। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट किसी भी आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। तो अब बात करेंगे हाउस और अपार्टमेंट के बारे में। हाउस बाय करना सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप वेट कर रहे हो प्राइस बढ़ने का, तब तक आप उस घर में रह सकते हैं। हाउस का एक हैबिट है जो कि ये इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से चलता है। आप सोच रहे होंगे कि जब इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से चलेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप घर का पूरा पैसा एक ही बार में नहीं देते हो। आप 20% डाउन पेमेंट करके 80% का लोन लेते हो और इस इन्वेस्टमेंट में आपको कोई डर भी नहीं रहता है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्रैश होने का रहता है। अगर आपने 1 लाख का घर लिया तो 20,000 डाउन पेमेंट देकर 80,000 का लोन लिया। 1 साल के बाद आपके घर की एज पर इन्फ्लेशन रेट $3,000 बढ़ जाएगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये तो सेविंग अकाउंट जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट है जो इस इन्वेस्टमेंट को महान बनाती है। आपने डाउन पेमेंट की 20,000 रुपए का और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आया $3,000 का, यानी 3% रिटर्न के बजाय हाउस आपको 15% का रिटर्न दे रही है। अब आप सोचोगे कि इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, बट आपका इंटरेस्ट तो जब घर सेल करोगे तब टैक्स ब्रेक में कवर हो जाएगा। तो ये सारी बातें लोग नहीं सोचते हैं। 15 साल के बाद जब आपका लोन खत्म हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख था वो 3% के हिसाब से बढ़कर $1,55,797 हो चुका होगा। तो चलिए बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। जब कंपनीज या गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर। आसान भाषा में कहा जाए तो गवर्नमेंट या कंपनी को आम आदमी लोन देती है, जिसके बदले में उन लोगों को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी कि जब आप कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं, एक्चुअल में आप कुछ नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। जितने लंबी अवधि के लिए आप बॉन्ड ले रहे हैं उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बॉन्ड्स का माइनस पॉइंट तो ये है कि आपने जिस कंपनी का बॉन्ड्स लिया है उस कंपनी का शेयर प्राइस आसमान छू रहा है, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। मैकडॉनल्ड्स कंपनी 1960 से 22.50 से बढ़कर 13,570 हो गई है। जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर्स में $10,000 इन्वेस्ट किया होगा उन लोगों का शेयर प्राइस $6,03,000 के आसपास हो गया। और अगर उन लोगों ने 10,000 का बॉन्ड्स खरीदा होता तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कभी कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना लॉस भी साबित हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। और बॉन्ड्स बाय करने का बेनिफिट ये है कि अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनी को उसका डेट टाइम पर रीपे करना ही पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट से काफी लो रिस्की होता है। आपको पता रहता है कि 10 साल के बाद आपको कितना मिलने वाला है। आपको रोज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि शेयर प्राइस कहाँ जा रही है। बॉन्ड्स के और भी कुछ नुकसान है, जैसे अगर आप अपना बॉन्ड्स मैच्योरिटी टाइम से पहले ही बेचना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड्स मार्केट में बेचना पड़ेगा, जहां बॉन्ड के प्राइस स्टॉक के जैसे ही डेली अप एंड डाउन होते हैं। यहाँ आपको आपके बॉन्ड्स के लेस प्राइस मिलते हैं। और बॉन्ड्स का सेकंड डेंजरस थिंग ये है कि अगर आपका बॉन्ड इशुअर बैंकरप्ट हो गया तो क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड इशुअर कौन है। अगर आप यूएस गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होगी वो पैसे छाप लेगी। दूसरे बॉन्ड इशुअर्स जैसे हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और कॉर्पोरेशन हमेशा गारंटी नहीं लेती हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो आपको लॉस करना पड़ सकता है। हालांकि बॉन्ड होल्डर्स को कुछ मिलता है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है। जब भी आप किसी बॉन्ड्स को खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज करके ही खरीदें। साथ ही साथ कुछ एजेंसीज बॉन्ड को रेटिंग देती हैं। अगर हाई रेटिंग्स है तो वो बॉन्ड्स अच्छे हैं जिसमें डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बॉन्ड्स में बिगेस्ट रिस्क होता है इन्फ्लेशन। समटाइम्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं दे पाती है। तो अब बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। आपको स्टॉक्स को खाना खिलाना नहीं पड़ेगा, आपका स्टॉक वियर या टियर नहीं होता है, आपका स्टॉक चोरी नहीं हो सकता है, आपका स्टॉक जल नहीं सकता है। अगर जल भी गया तो कंपनी आपको दोबारा प्रोवाइड कराएगी। जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स को बाई करते हैं तो सिर्फ कंपनी को लोन देते हैं, लेकिन आप जैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो आपको डिविडेंड मिलेगी, अगर डिविडेंड बढ़ाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। जबकि बॉन्ड पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ाता है, चाहे कंपनी कितना ही प्रॉफिट क्यों ना कर ले। 50 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मजा आने लगा था, और ये सारे लोग कोई बहुत अमीर नहीं थे, ये लोग रेगुलर जॉब करने वाले ही थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास मिलियंस होना जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप बहुत छोटे हैं तो आप गेम भी कर सकते हैं स्टॉक्स पिक करने का। ये एक काफी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है बिना रिस्क के। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर ने आपको स्टॉक्स मार्केट से दूर रहने के लिए बोला होगा, और ये भी बोला होगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ सिर्फ पैसे डूबते ही हैं। लेकिन ऐसा होता तो जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत लोगों को रिटर्न दिया है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई लॉस करता है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस इन्वेस्टर्स के पास कोई प्लानिंग नहीं है। पहले तो हाई पर बाय करते हैं और लो पर पैनिक होकर लॉस कर लेते हैं। इनफैक्ट लोगों का मोटो तो ये होता है बाय हाई एंड सेल लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक प्लान चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मैथ्स का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है और ना ही अकाउंटेंट होना जरूरी है। हालांकि थोड़ा बहुत सिंपल मैथ की ही जरूरत है। अगर आपको 5वीं क्लास की मैथ आती है तो आपके पास बेसिक स्किल्स हैं। इसके बाद जरूरत है एक प्लान की। स्टॉक मार्केट में कम एज होने के काफी एडवांटेज हैं बूढ़े के मुकाबले। आपसे ज्यादा आपके ग्रैंड पेरेंट्स को स्टॉक के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी सीखा होगा अपने गलती से सीखा होगा और अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आपसे ज्यादा मनी होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास सबसे कीमत एसेट्स है और वो है टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टाइम आपके लिए काम करता है। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा है। कम उम्र से कम रुपए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना इज बेटर देन ज्यादा रुपए लेट से इन्वेस्टमेंट करना। आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन इसे चेंज करके टाइम मेक्स मनी कर देना चाहिए। अगर आपने अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को छोड़कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है तो आपने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है। लेकिन ये तभी इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लोग अपने मनी को 1, 2, 3 या 5 साल में निकालने का सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि 1 साल के बाद दूसरे साल स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेगा। मार्केट में अगर करेक्शन हुआ और उस समय कोई अपने मनी को आउट करना चाह रहा है तो उस समय उसे भारी लॉस भी हो सकता है। 20 साल या उससे ज्यादा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। पास्ट में स्टॉक्स ने 11% का रिटर्न दिया है। कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन 20 साल के बाद 11% के हिसाब से अगर 10,000 इन्वेस्ट किया जाए तो 80,623 बन सकता है। अच्छा और खराब इन्वेस्टर अपने ब्रेन पावर के वजह से नहीं होते हैं, वे अपने डिसिप्लिन के वजह से होते हैं। अगर आपने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्टॉक्स के साथ बने रहें। स्मार्ट एडवाइस को इग्नोर करें और ऐसा बिहेव करें जैसे कि आप बेवकूफ गधा हो। ये एडवाइस 50 साल पहले एक स्टॉक ब्रोकर ने दिया था, जो आज भी अप्लाई होता है। सारे लोग वॉल स्ट्रीट में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट ढूंढ रहे थे, जबकि ये एक सिंपल मेथड है। जस्ट ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो अच्छी हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, और तब तक ना बेचे जब तक कोई अच्छा रीजन ना हो। और स्टॉक प्राइस डाउन जाना अच्छा रीजन नहीं हो सकता है। आज के डेट में सारे लोग क्लेम करते हैं कि वे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। किसी से भी पूछो सारे वही बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कोई स्टॉक डाइव मार देगा वैसे ही सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि बियर मार्केट या मार्केट क्रैश कब होगा, लेकिन जैसे ही होता है 10 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स के प्राइस डाउन जाते हैं, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। और न्यूज चैनल्स पर डिजास्टर और क्लाइमेटी जैसे वर्ड सुनकर लोग और भी डर जाते हैं और वे अपने स्टॉक्स को सेल पर लगा देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं जो बचा है या जो बच रहा है उतना तो बचा लूं, और लॉस में ही सेल कर देते हैं। वे अपने आप को बोलते हैं कि गेटिंग समथिंग बैक इज बेटर देन गेटिंग नथिंग बैक। इस पॉइंट पर सारे लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने का क्लेम कर रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब स्टॉक प्राइस डाउन जाता है तो लोग वेट करने की बजाय पैनिक होकर सेल कर देते हैं, और उन्हें यह भी पता नहीं रहता है कि वो मार्केट को टाइम कर रहे हैं। जो भी प्राइस को अप या डाउन जाने से सेल करता है उसे मार्केट टाइमर ही बोलते हैं। मार्केट टाइमर शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करता है ताकि वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा सके। कुछ लोग इस तरह से पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन किसी के पास फुल प्रूफ मेथड नहीं होता है। अगर कोई इस तरह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट का मेथड इन्वेंट कर लेता है
तो उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ। लोग ये भी सोचते हैं कि क्रैश के वक्त या करेक्शन के वक्त इन्वेस्टेड रहना बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो ही डेंजरस है। वे लोग तो दूसरे डेंजर को भूल ही जाते हैं कि क्रैश के बाद मार्केट अप फ्लाई होता है, और अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी रिस्क है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसे कमाना है और आप यंग हैं तो जितना आपसे हो सके उतना इन्वेस्ट करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। बैड टाइम्स में भी कोशिश कीजिए कि आपके शेयर्स नहीं बिके, और आप इस प्रकार से अपने स्टॉक्स में बने रहते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होता है। और आपके इस तरह से फुल्ली इन्वेस्टेड रहने से आपको आपके स्टॉक्स मैजिकल और अनप्रेडिक्टेबल प्रॉफिट देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।